नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजन शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहीं का छात्र रहा हूं और इस लॉकडाउन सेशन 5 या 4 कहें तो इसमें आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करने का अवसर मिला है और मैं यह बखूबी कर रहा हूं। आज मैं नौवीं कक्षा के लिए विज्ञान विषय का परिचय और उसके बाद भौतिकी विषय का प्रथम चैप्टर गति का पहला पार्ट बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को अपना अटेंडेंस देना है कमेंट बॉक्स में, अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये लिख करके। ठीक है, तो अब देखिए, मैं सबसे पहले विज्ञान विषय आरंभ करने से पहले आपको ये जानना होगा कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान के बारे में जानिए इस तरीके से। विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध और विस्तार में जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान कहलाता है। चाहे वो किसी भाषा का हो, हिंदी भाषा का अपना भाषा विज्ञान है, अंग्रेजी भाषा का अलग विज्ञान है, संस्कृत भाषा का अलग विज्ञान है, बंगाली का अलग विज्ञान है। तो कोई किसी आपसे यदि सीधा पूछे कि विज्ञान सीधा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कहने से और बायोलॉजी कहने से होता है, तो इसका मतलब कतई यह नहीं। ठीक है, जैसे मछली पालन करते हैं तो उसका अलग विज्ञान है, मत्स्य विज्ञान, और आकाश का कोई चीज़ है तो उसके लिए अंतरिक्ष विज्ञान है। तो ये बातें क्लियर हुई। तो अब विज्ञान की वर्गीकरण देखेंगे विज्ञान का, और उसके बाद पाठ पे आएंगे। सबसे पहले पाठ पे आते हैं, उसके बाद विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे, जिससे हमें पाठ परिचय में मदद मिलेगा। देखिए, ये विज्ञान का परिचय है आपका क्रम संख्या यानी पाठ संख्या पहला में। देखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ जो हमारे आसपास है, जैसे कि हम बर्फ़ भी खाते हैं, गर्मी का महीना है, पानी भी पीते हैं और वाष्प भी देखते हैं। तो ये बदलने की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे बदलते हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में अध्ययन, ठोस, द्रव्य और गैस। और इसके बाद दो नए पदार्थ आए हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक और है। इसके बाद दूसरे अध्याय में आएंगे तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थ कई प्रकार के मिश्रण से बने होते हैं। जैसे आप दाल लेते हैं तो दाल में देखते हैं कंकड़ भी है, कभी कभी गेहूं लेते हैं तो गेहूं में चावल भी मिला होता है। तो इस तरह से इस पाठ में वो जानेंगे और इसका थोड़ा आदर्श अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और तीसरा अध्याय परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु में किसी पदार्थ की जो संरचना है उसकी अध्ययन मौलिकता से करेंगे। अगला अध्याय परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में वो परमाणु कैसे बना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में हैं, इत्यादि अध्ययन करेंगे। उसके बाद रिएक्शन कैसे होता है। जैसे हम जानते हैं कि जल का आणविक सूत्र H2O होता है, तो हम यह जानेंगे उसमें कि H2O कैसे बनता है। तो ये जो हमारा इतना चैप्टर है, 4 चैप्टर, ये रसायन विज्ञान का है। देखिएगा आप, मैंने यहाँ कुछ गैप छोड़ा है, क्योंकि ये इससे अलग है। और NCERT की पुस्तक में ये सभी अध्याय साथ में दिए गए हैं और इसके अंतर्गत ये आया रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अब अगला जीवन की मौलिक इकाई जो कि कोशिका होती है, कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, इत्यादि इत्यादि हम इस अध्याय में देखेंगे। तो ये जीव विज्ञान का आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद उत्तक है। कोशिकाओं के आपस में समायोजन से वितरण, अलग अलग दृष्टिकोण से उत्तक का निर्माण होता है। उसके बाद उत्तक के बाद हम देखेंगे जीवों में विविधता। हमारे आसपास कई तरह के जीव हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। कवक हैं, फंजी है। उसके बाद कभी कभी देखते हैं चापाकल पे हरा हरा कलर का निकला हुआ है, तो वो क्या है, ब्रायोफाइटा इत्यादि इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो जीवों में विविधता चैप्टर में देखेंगे। ये आपका जीव विज्ञान का अध्याय है। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण विषय
भौतिकी, जिसमें हम एक कण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक का अध्ययन करते हैं, यानी भौतिकी। भौतिकी में देखिए, पहले यांत्रिकी है, नवम कक्षा में पढ़ना हम लोगों को। इसमें गति है, बल तथा गति के नियम है। उसके पश्चात गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी की एक आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण किसी भी वस्तु को ये अपने तरफ खींचती है। लेकिन इस अध्याय में पढ़ने के बाद हम जानेंगे ये जो दो वस्तु है, इसके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगली कक्षा में जाएंगे तो इसी के तर्ज पर हम इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि स्थिर विद्युतिकी पढ़ेंगे, जो इसका डोमिनेंट है। इसी के तरह पढ़ाई उसमें भी है, आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। आगे कार्य तथा ऊर्जा है। हम कार्य करते हैं, कार्य की परिभाषा क्या है, क्या हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य करने का जो तरीका है, अब इसके दर्शन में नहीं ले जाना है, ये फिजिक्स यानी भौतिकी का विषय है, इसलिए हम आदर्श अध्ययन करेंगे। आगे ध्वनि है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये सबसे अलग चैप्टर है और ये इन्वायरमेंट स्टडी का चैप्टर है, जो कि विज्ञान पढ़ने के बाद हम जान पाते हैं कि हमने क्या पढ़ा और इसका उपयोग कैसे करें। इसके बाद गति अध्याय देखेंगे। गति अध्याय को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि विराम क्या है। गति अवस्था जानने से पहले हम देखेंगे कि विराम अवस्था क्या है। विराम अवस्था जब बदलते समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे विराम की अवस्था कहेंगे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड यहाँ खड़ा है, समय भी बढ़ रहा है लेकिन ये यहाँ स्थिर है, इसीलिए ये विराम की अवस्था में है। मेरा हाथ जो कि बदलते समय के साथ इधर उधर हो रहा है, अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, तो ये विराम की अवस्था में नहीं है, ये गति की अवस्था में है। और गति अध्याय पढ़ने से पहले हम इन दो चीज़ों से परिचित हुए। अब गति क्या है, तो समय बदलने के साथ यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गति के प्रकार कितने हैं। गति के मुख्यतः 5 प्रकार मैं यहाँ ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रकार रेखीय गति है। रेखीय गति, उसके बाद वृत्तीय गति है, उसके बाद दोलनी गति है, उसके बाद आवर्त गति है, उसके बाद अनियमित गति है, तो गति के 5 प्रकार हमने देखे। रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गमन करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती कार, बारिश की बूंदें। उसके बाद है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु एक मूल बिंदु के सापेक्ष चारों तरफ, उस मूल बिंदु के चारों तरफ गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सौरमंडल में ग्रहों की गति है तो वो वृत्तीय गति है। उसके पश्चात दोलनी गति है। घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दोलनी गति में घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो दोलन की गति में होता है। एक मूल बिंदु के सापेक्ष वो उसके इधर उधर होता जाता है, ये दोलनी गति है। उसका एक एंड फिक्स रहेगा और दूसरा अपने इसके अबाउट घूम रहा है। आवर्त गति में जैसे मैंने बताया, ग्रहों का जो घूमना है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का घूमना या फिर सूर्य के चारों तरफ बुध का और पृथ्वी का घूमना, ये आवर्त गति के अंतर्गत आता है। और अनियमित गति, जिसे समय के साथ कोई दिशा फिक्स नहीं हो, निर्धारित नहीं हो, तो वो जैसे कि मछली तालाब में चलती है, कोई खिलाड़ी है मैदान में क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो उसकी गति अनियमित गति है। उसके पश्चात हम देखेंगे सदिश और अदिश राशि।
सदिश और अदिश राशि ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत सदिश राशि यानी कि कोई भी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। एक अंतर और है जो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। सदिश और अदिश राशि में सदिश राशि वैसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो। तो इसका एक एग्जाम्पल आता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसके पास तो परिमाण भी है कि 5 है एम्पियर, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, और इसके पास दिशा भी है कि एक जंक्शन से हमने इधर तार ले गया, इधर जा रहा है विद्युत, यहाँ से जंक्शन है, यहाँ से विद्युत इधर पास कराएं, इधर पास कराएं। तो एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि का एक अलग योग करने का तरीका होता है, ठीक है। और अदिश राशि सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, और सदिश राशि सामान्य बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये इसका तीसरा अंतर था, परिमाण और दिशा के अलावा। सदिश राशि का कुछ उदाहरण देखेंगे तो सदिश राशि के अंतर्गत आप देखेंगे विस्थापन है, वेग है, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि सदिश राशि के उदाहरण है। और उधर यदि अगर अदिश राशि के उदाहरण देखें तो इसमें दूरी, चाल और द्रव्यमान, और इधर एक चीज और आ जाता है भार, ठीक है। द्रव्यमान केवल मास है, कोई भी वस्तु है, जैसे ये इसका द्रव्यमान क्या है, तो इसमें जितना मटेरियल कंटेंट है, जितने पदार्थ इसमें हैं वो इसका द्रव्यमान हो गया। लेकिन भार इसका, ये कितनी दूरी पर है और इसमें कितना मटेरियल कंटेंट है, कितना पदार्थ भरा हुआ है, तो m ये द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कि 10 के बराबर लगभग होता 9.8 है, लेकिन 10 के बराबर मानते हैं सामान्यतः। और ये कितनी दूरी पर है पृथ्वी तल से, तो mgh भार हुआ गया, लेकिन केवल m जो है ये द्रव्यमान है। अब ये आप नोट्स कर सकते हैं इसका उदाहरण और गति का प्रकार। अब हम दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगे। मैंने पहले ही उदाहरण में बताया था सदिश और अदिश के उदाहरण में कि दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीज हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी के पास दिशा तो नहीं होगा, केवल परिमाण होगा कि 5 किलोमीटर चल के आए हैं, 10 किलोमीटर चल के आए हैं। और विस्थापन में होगा, इसके साथ दिशा भी होगा, 5 किलोमीटर पूरब चल के आए हैं, 10 किलोमीटर पश्चिम चल के आए हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। इसके पश्चात यदि हम जाने कि और इसमें क्या अंतर है, तो देखिए दूरी की, आप कहीं से यात्रा आरंभ करते हैं, मान लीजिए कि हम एक ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, और यहाँ हम पहले बीच में गए सी, उसके बाद गए डी, उसके बाद ई गए, फिर एफ गए, उसके बाद फिर जी गए, उसके बाद फिर एच गए, बी गए। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। तब देखिए कुल मिलाकर दूरी जो हम चले, तो दूरी हमने चला 5, 7, 12, 5, 17, 4, 21, 8, 29, 3, 32 किलोमीटर।
लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी तो विस्थापन हमने कितना विस्थापित हुए हम यहाँ से, तो ये केवल सबसे जो न्यूनतम दूरी है ए और बी बिंदु के बीच उसे देखेंगे। न्यूनतम दूरी ये देखते हैं, तो ये देखिए अब ये 7 किलोमीटर मिल रहा है और ये मिलेगा हमें 3 भाग में, इसको बांट देते हैं। टोटल 7 4 11 8 19, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। एवरेज में 6 ले लेते हैं और ये ठीक है, ये भी 6 के लगभग आएगा, यानी कि 3 भाग में 1 भाग यहाँ है और 2 भाग यहाँ। कुल मिलाकर हम 19 किलोमीटर देख रहे हैं कि हम विस्थापित हुए बी के तरफ। तो आपको एक मोटे तौर पर दूरी और विस्थापन के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम चलेंगे तो चाल और वेग के अंदर उसका अंतर देखेंगे और वो कहाँ से आया, इस तरह से। अब तक हम सदिश और अदिश में अंतर देखते हुए दूरी और विस्थापन में अंतर जान चुके हैं। अब हम देखेंगे चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल जो कि दूरी का समय के साथ रिलेशन है, और ये वेग जो है इसका विस्थापन का समय के साथ रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को कैसे रिलेट करता है और एक दूसरे से अलग कैसे है। तो देखिए दूरी समय, दूरी हमने जाना था कि ये अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। तो विस्थापन में दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। दूरी में दिशा नहीं होगा, इसमें केवल परिमाण होगा। अब देखिए विस्थापन और समय का अनुपात हमें वेग देता है। इसी प्रकार से दूरी और समय का अनुपात हमें चाल देता है, और इसका मात्रक, वेग का मात्रक, वेग को हम सामान्यतः v या u से दर्शाते हैं। चाल को हम सामान्यतः s से दर्शाते हैं, स्पीड। ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी। विस्थापन की मात्रक मीटर होती है, समय का मात्रक सेकंड होता है। दूरी का मात्रक मीटर में नाप सकते हैं और इसका भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है। अब देखिए मीटर पर सेकंड इसका मात्रक निकला, जिसे हम कह सकते हैं ms इनवर्स। इसका भी ms इनवर्स होगा, लेकिन इसमें और इसमें अंतर यह है कि यह फॉरवर्ड, बैकवर्ड यानी आगे पीछे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, किसी भी तरफ हो सकता है। और ये जो है इसका कोई दिशा निर्धारित नहीं होगा। तो ये एक मोटा तौर पे अंतर आप जान पाए वेग और चाल के बीच में। आगे देखने के लिए आप पहले पूरा करें और अपने आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध हो उससे जहाँ तक भी प्रश्न संभव हो आप करें और उसे अच्छे से करें। आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।